Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हमने डिस्कस करना है जो लास्ट लेक्चर में हमने इनेट बिहेवियर्स को डिस्कस किया था, उसका ये अगला सेगमेंट है। इसमें हमने इनेट बिहेवियर के हवाले से या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के हवाले से कुछ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करना है और 3-4 टर्म्स हैं जो बिल्कुल नई होंगी आपके लिए, उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग। तो इंस्टिंक्ट वो होती हैं जो ऑर्गेनिज्म पैदाइशी तौर पे जो भी बिहेवियर, जो भी रिस्पॉन्सेज लेके आता है, वो इंस्टिंक्टिव लर्निंग कहलाते हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एक जो चूज़ा है जब वो अंडे से निकलता है तो अंडे से निकलते ही बिल्ली को देख के उसमें डर पैदा होता है। अब जो बिल्ली को देख के उसमें डर पैदा हुआ है, ये उसके जीन्स उसको बताते हैं कि ये बिल्ली है और इससे डरना है, तो ये उसका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। इसी तरह लर्निंग बिहेवियर क्या है कि जब इंसान विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब उसकी उम्र बढ़ती है तो वो काफ़ी सारी चीज़ों से डरना छोड़ देता है, तो ये उसका लर्निंग बिहेवियर है। ये उसका क्या है? लर्निंग बिहेवियर। जैसे खाना, सारे ऑर्गेनिज्म में आप कह सकते हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान सीखता है क्या खाना है क्या नहीं खाना। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि अगर कोई ज़िंदगी में आके कोई चीज़ सीखे, उसका लर्निंग बिहेवियर कहलाता है। अगर वो पहले से ही सीख कर आए, वो उसके इंस्टिंक्ट कहलाते हैं। तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन, उसने 1859 में इंस्टिंक्ट की सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन की। वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये पहला शख्स था टू प्रपोज, जिसने तजवीज़ किया ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन, एक बामकसद डेफिनेशन इंस्टिंक्ट की। अच्छा, उसने कहा कि ही ट्रीटेड इंस्टिंक्ट, उसने इंस्टिंक्ट के बारे में कहा कि दे आर द कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस। तो ये वर्ड आपने समझना है। रिफ्लेक्स उस काम को कहा जाता है जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाए, ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ये रिफ्लेक्स है। तो आप ये समझ लें, इंस्टिंक्ट ऐसे बिहेवियर है जो ऑटोमेटिकली बाहर निकल आते हैं। कब निकल आते हैं? जब उनके सामने उनकी स्पेसिफिक स्टिमुलाई आती है। तो उसने कहा कि ये जो रिफ्लेक्सेस हैं, ये जो बिहेवियर्स हैं, ये छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने। आजकल हम इन यूनिट्स को जीन्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन डार्विन ने जीन्स का वर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि जीन्स का वर्ड बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, बहुत बाद में इस जीन का कॉन्सेप्ट आया। तो उसने कहा लगता है ऐसा है कि ये जो बिहेवियर है, ये ऐसे रिस्पॉन्सेस हैं जो ऑटोमेटिकली बॉडी से बाहर निकलते हैं, और ये जो बिहेवियर्स हैं, ये जो रिफ्लेक्सेस हैं, वो उन यूनिट से मिलके बने हैं जो कंपैटिबल विद द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म के कंपैटिबल हैं। इनहेरिटेंस क्या है? कि वो इंफॉर्मेशन जो वालिदैन से बच्चों में आती है, वो इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन कहलाती है। और आज हमें पता है, मैंने ये क्यों कहा कि इन यूनिट से मुराद आजकल जीन्स है, उसकी वजह ये है क्योंकि हमें पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वालिदैन से बच्चों में आती है वो हमेशा जीन्स के ज़रिए से आती है। ये आजकल का हमारा रिसेंट कॉन्सेप्ट है। तो उसने कहा, उसने यूनिट्स का वर्ड इस्तेमाल किया क्योंकि उसको जीन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो जीन्स है, ये यूनिट्स हैं, ये कंपैटिबल विद मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस है। यानी आप कह सकते हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स उन यूनिट के ज़रिए से बच्चों में मुंतकिल होता है जो मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस के साथ साथ मूव करते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और इसकी अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन का वर्ड है, ये किसी भी स्पीशी की एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी स्पीशी। तो बेसिकली ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है जो डार्विन ने पेश की थी, जिसमें ये बताया गया था कि एवोल्यूशन कैसे होती है। एक पूरी थ्योरी है जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि एवोल्यूशन कैसे हो। तो उसने कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो करैक्टरिस्टिक होती हैं वो नेचर ने उसको सिलेक्ट करके दी हैं। नेचर ने उस ऑर्गेनिज्म के लिए उस करैक्टरिस्टिक को अच्छा समझा तो उसको दे दिया,
जैसे हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, कुत्ते को की सांस की रफ्तार तेज़ होती है। अब नेचर ने हमारे लिए पसीने का प्रोसेस बॉडी को ठंडा करने के लिए बेहतर समझा। कुत्ते के लिए, डॉग्स के लिए नेचर ने पैंटिंग का प्रोसेस जिसमें सांस की रफ्तार तेज़ होती है वो उसके लिए मुनासिब समझ। तो आप ये समझ लें कि नेचुरल सिलेक्शन वो थ्योरी है जो ये कहती है इस ऑर्गेनिज्म की जब एवोल्यूशन हुई तो नेचर को उस ऑर्गेनिज्म के लिए जो खुसूसियात अच्छी लगी वो उस ऑर्गेनिज्म में सिलेक्शन करके डाल दी। इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। तो आप ये समझ लें हर ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर डिफरेंट हैं, हर स्पीशी का बिहेवियर दूसरे स्पीशी के बिहेवियर से डिफरेंट है। तो ये जो बिहेवियर्स हैं जो पैदाइशी तौर पे उन ऑर्गेनिज्म को दिए जाते हैं, ये बेसिकली नेचर ने सिलेक्ट करके उनको दिया है, नेचर ने सिलेक्ट करके उनको दिया है। इस वजह से ये प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। ये चूँकि हर वो चीज़ जो पैदाइशी तौर पे ऑर्गेनिज्म को मिलती है वो उस ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक कहलाती है। जैसे हमें देखने के लिए आंखें दी गई, हमें सुनने के लिए कान दिए गए, हमें चखने के लिए ज़ुबान दी गई, हमें टच करने के लिए स्किन दिया गया। प्लांट को ये सारी चीज़ें नहीं मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्किन का होना, आँखों का होना, कान का होना ये इंसान की करैक्टरिस्टिक है। अगर मैं इंसान की बात करूँ, प्लांट के पास ये चीज़ें नहीं तो उसकी ये करैक्टरिस्टिक नहीं है। तो आप ये समझ लें जितने भी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स हैं ये ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक होते हैं और इन करैक्टरिस्टिक को किसने सिलेक्ट किया है? उन ऑर्गेनिज्म के लिए नेचर ने सिलेक्ट किया। तो नेचर ने इन बिहेवियर्स की एवोल्यूशन की है ज़िंदगी के बाकी दूसरी चीज़ों के साथ। ठीक है, जैसे अगर हम सिर्फ इंसान की बात करें, इंसान को आंखें दी गई, इंसान को कान दिया गया, इंसान को ज़ुबान दी गई, इसके साथ इंसान को गुस्सा करना भी सिखाया गया कि जब भी इंसान को रोना भी सिखाया गया। देख बच्चे के अंदर जब भी कोई परेशानी है तो वो रोना शुरू कर देता है। तो ये भी उसके जीन सिखाते हैं कि बच्चे ने जब वो बोल नहीं सकता तो उसने रोना है जब उसके पास कोई परेशानी आती है। ठीक है, तो उसको ये भी सिखाया गया। इसी तरह जैसे इंसान को ज़ुबान दी गई, इंसान को मुंह दिया गया, इंसान को होंठ दिए गए। आपने एक चीज़ बच्चों के अंदर एक बिहेवियर देखा होगा शायद, जिसको हम कहते हैं सकिंग का बिहेवियर। अभी एक बच्चे जिसकी पैदाइश हुई है 15 मिनट पहले या आप इवन 10 मिनट पहले आप उसके मुंह में उंगली डालें तो वो उसको चूसना शुरू कर दे, इसको हम कहते हैं। तो ये बिहेवियर उसके लिए फ़ायदेमंद है जो उसको दूध पीने में हेल्प करता है, दूध पीने में हेल्प। अब बच्चे को कैसे सिखाया कि जब उसके मुंह में उंगली डाले उसने उसको चूसना है, तो ये उसके जीन्स उसको सिखाते हैं। ठीक है, बच्चे को किसने बताया कि जब उसको तकलीफ़ पहुंचे उसने रोना है, इसको जीन्स सिखाते हैं। तो आप ये समझ लें जिस तरह एक शख्स को ज़िंदा रहने के लिए आंखें दी गई, कान दिए गए, दिमाग दिया गया, स्टोमिक दिया गया, आप कह सकते हैं लंग्स दिए गए, किडनीज दिए गए, इसी तरह उसको रोना भी सिखाया गया। उसको आप कह सकते हैं आप उसको सकिंग करना भी सिखाया गया। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनको चलना भी सिखाया गया, उनको आप कह सकते खाना भी सिखाया गया। तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में है। तो ये जो ज़िंदगी की बाकी ज़रूरियात थी उनके साथ इन बिहेवियर्स की भी एवोल्यूशन हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इज द पार्ट ऑफ वंस इनहेरिटेड स्ट्रक्चर। यानी इनहेरिटेड स्ट्रक्चर से क्या बुरा, हर वो चीज़ जो पेरेंट्स से बच्चों में आती है वो उसका इनहेरिटेड स्ट्रक्चर है। तो इसमें बच्चों में जैसे स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन आती है उसी तरह बिहेवियर्स की इंफॉर्मेशन भी आती है। काफ़ी सारी बिहेवियर्स ऐसे हैं जो जैसे इंसान के अंदर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि जिस तरह वालिदैन से बच्चों में ये इंफॉर्मेशन आती है कि इसकी आंखें कैसे बनेंगी, इसके कान कैसे, इसी तरह ये इंफॉर्मेशन भी आती है इसने रोना कब है, इसने गुस्सा कैसे करना है, आप कैसे, इसने सकिंग का प्रोसेस कैसे करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आती है। तो ये जो बिहेवियर्स हैं इज़ द पार्ट ऑफ वन इनहेरिटेड स्ट्रक्चर। इनहेरिटेड स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? हर वो इंफॉर्मेशन वालिदैन से जो बच्चों में आती है वो इनहेरिटेड स्ट्रक्चर कहलाता है। तो उस इनहेरिटेड स्ट्रक्चर का एक हिस्सा इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का भी शामिल है और इस हिस्से की वजह से जब वो बच्चों में आ जाता है, जब भी जिनको हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहते हैं, जब भी स्टिमुलस आती है, जैसे मैंने बताया कि अगर बच्चे के मुंह में उंगली डाल दी जाए तो वो फ़ौरन इसको चूसना शुरू कर देता है। तो रिस्पॉन्स जब भी उसके सामने कोई स्टिमुलस आएगी फ़ौरन इसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। बात क्लियर होगी?
तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इज़ द पार्ट ऑफ वंस इनहेरिटेड स्ट्रक्चर, और ये ऐसे रिस्पॉन्सेज उस ऑफस्प्रिंग को देता है जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती हैं जब वो ख़ास किस्म की स्टिमुलाई उसको आती है। तो इंस्टिंक्टिव की वजह से ऑर्गेनिज्म को मिलता क्या है? इक्विप का मतलब ये है कि इंस्टिंक्ट एनिमल को क्या देते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म उसको इंस्टिंक्ट चलना सिखाते हैं। जैसे अब बकरी का बच्चा जो ही पैदा होता है 5-6 मिनट बाद वो चलना शुरू कर देते हैं। चूज़ा अंडे से निकलता है 5-6 मिनट बाद वो चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंसान का बच्चा जब पैदा होता है वो चल नहीं सकता, तो इसका मतलब ये हुआ चूज़े में, बकरी के बच्चे में चलना एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, लेकिन इंसान में चलना एक लर्निंग बिहेवियर है। तो ये अपने डिफरेंस जहन में रखना है। काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बताया कि जो ही आप कह सकते चूहे का बच्चा जब वो पैदा होता है उसके सामने बिल्ली आती है तो वो दौड़ता है। दौड़ना किसने सिखाया? ये भी उसके जीन्स ने सिखाया। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे चूज़ा अंडे से बाहर निकलता है फ़ौरन ही खाना खाना शुरू कर देते। इसकी बेस्ट एग्जांपल सुने कि जैसे फॉर एग्जांपल बकरी का बच्चा अभी पैदा हुआ है, अगर आप ये सोच के उसके सामने गोश्त डाल दें, अभी ये चूँकि दुनिया में आया, बजाय इसको हम घास पे लगाने के इसको गोश्त पे लगा देते तो वो कभी भी नहीं खाएगा। वजह क्या? उसके जीन्स ने उसको बताया है कि ये दुनिया में जाके इसने खाना है, ये नहीं खाना। तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर वो होते हैं जो काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म को वो चलना सिखाते हैं, कुछ को दौड़ना सिखाते हैं, कुछ को खाना सिखाते हैं, कुछ को रोना सिखाते हैं। तो ये सारे बिहेवियर्स वो हैं जो पैदाइश के वक्त ऑर्गेनिज्म साथ लेके आता है। इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सेज और सिमिलर इन ऑल मेंबर ऑफ स्पीशी, तो ये लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस, तो जितने भी इनेट बिहेवियर वो एक स्पीशी में हमेशा एक जैसे रहते हैं और इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशी कहा जाता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी, इवन यहाँ भी आप एग्जांपल देख लें कि जब इंसान के बच्चे दुनिया में जहाँ भी पैदा होते हैं, अगर आप उसके मुंह में उंगली डालेंगे तो वो चूसना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है वो उस एक बच्चे की खुसूसियत नहीं है बल्कि पूरी स्पीशी की खुसूसियत है कि जब भी उसके मुंह में उंगली डाली जाएगी वो उसको चूसना शुरू करेगा। तो उसके बाद दो साइंटिस्ट आए 1935 और 1934 में। ये इथालॉजिस्ट हैं। इथालॉजिस्ट क्या है? जो बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया साइंस स्टिमुलाई का। अच्छा, साइंस स्टिमुलाई के कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले एग्जाम्पल समझ लें ताकि आप लोगों के लिए साइंस स्टिमुलाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले एक मछली है जिसका नाम है मेल 3 स्पाइंड स्टिकल बैक फिश। अब ये बड़ा मुश्किल नाम नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इस जुमले के मतलब को समझ लें तो फिर ये बड़ी आसानी से याद रहे। एक फिश है, मैंने यहाँ फिश से बात स्टार्ट की। बैक, उसकी बैक साइड है, उस पर 3 कांटे लगे। स्पाइन का मतलब क्या होते हैं? कांटे। स्पाइन का मतलब होते कांटे। 3 कांटे लगे हुए, स्टिक चिपके हुए, और ये मेल है। यानी एक ऐसी फिश जिसके बैक पर 3 कांटे चिपके हुए हैं और वो मेल हो तो इसको हम कहते हैं मेल 3 स्पाइंड स्टिकल बैक फिश। जब भी ये ब्रीडिंग कंडीशन में आती है तो इसका बेली रेड हो जाता है। बेली रेड हो जाते हैं। अब इस बेली का रेड होना ये इनका इनेट बिहेवियर। जब भी ब्रीडिंग कंडीशन होगी तो जितने भी आप इस फिश के मेंबर्स को उठा के देख लें, सब में ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इनेट बिहेवियर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशी। अब इस रेड बेली को देख के जो दूसरे मेल हैं, जो इसके इलाके के मेल हैं, उनके अंदर गुस्से का आना, ये चिल्ला रहे हैं। आप ये जो लाइनें मैं लगा रहा हूँ ना, आप इससे समझिए कि चिल्ला रहे हैं। तो गुस्से का आना एक फितरी अमल है। यानी आप ये समझ लें कि इसके रेड बेली का होना ये खुद कंट्रोल नहीं कर सकती। जो ही ब्रीडिंग कंडीशन आएगी इसका पेट सुर्ख हो जाएगा, और इस सुर्ख बेली को देख के इन 7 जो इलाके के मेल्स हैं ये खुद को गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनका इनेट बिहेवियर है। इनेट ऑटोमेटिकली उसने बाहर निकलना। ये नहीं कि देख के वो सोचेगा अच्छा इसका रेड बेली है तो मुझे गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, थोड़ा गुस्सा करना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं, ऐसे नहीं है। जो ही रेड कलर उनको नज़र आएगा
इन्होंने इसको रिस्पॉन्ड करना है। तो अब यहाँ दो काम हुए, एक स्टिमुलाई आई, रेड कलर की स्टिमुलस है, और इन्होंने फौरन उसको रिस्पॉन्ड किया गुस्से के ज़रिए से। कोई भी ऐसा करैक्टर, कोई भी ऐसी चीज़, जैसे मैंने अभी इंसानों में मिसाल दी, इंसान के मुंह में उंगली डालें तो उंगली डालना एक स्टिमुलस है और उसका फ़ौरन ही चूसना ये उसका रिस्पॉन्स है। तो अगर किसी स्टिमुलस को देख के फ़ौरन बॉडी से बाहर रिस्पॉन्स निकले बगैर सोचे समझे, ठीक, और वो रिस्पॉन्स 1 मिनट के बच्चे में भी हो तो वो उसका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहलाए, और वो स्टिमुलाई जिसको देख के ये बिहेवियर निकला है वो साइंस स्टिमुलस कहलाती है। यानी कुछ ऐसी स्टिमुलाई आती हैं, कुछ ऐसी स्टिमुलाई आती हैं, ठीक है। अगर जैसे इंसानों की बात करें, मेल है वो फीमेल को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये इंसान इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करता, ये उसका फितरी अमल है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो फीमेल के सामने मेल का आना और मेल के सामने फीमेल का आना, ये एक जो कोर्टशिप का बिहेवियर, अट्रैक्शन है, ये उनका फितरी अमल है, ये अट्रैक्शन होनी है। लेकिन जब इंसान बड़ा होता है विद द पैसेज ऑफ, फिर वो अपनी इस अट्रैक्शन को कंट्रोल करना सीखता है। ये नहीं कि हर मेल की तरफ वो अट्रैक्टेड होगा, फिर वो सीखता है, ठीक। लेकिन जो लोअर एनिमल्स हैं जिनमें सीखने का प्रोसेस नहीं है, वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते। तो आपने ये जहन में रखना है कि मेल 3 स्पाइन्ड स्टिकल बैक फिश, इसका की करैक्टरिस्टिक है जब भी वो ब्रीडिंग कंडीशन में होगी उसका बेली रेड होगा। तो रेड बेली इज ए साइंस स्टिमुलाई, ये एक साइंस स्टिमुलाई है दैट इलिसाइट, जो बाहर निकालती है, जो स्टिमुलेट करती है। इलिसाइट का मतलब है स्टिमुलेट करना, द एग्रेशन, गुस्से को, इन टेरिटोरियल से मुराद है जो उसके साथ साथ इलाके के मेल है, टेरिटरी कहते हैं इलाके को। तो स्टिमुलाई को, साइंस स्टिमुलाई को डिफाइन कैसे करेंगे, ये ऑर्गेनिज्म बाज दफ़ा ऐसी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है और वो उसका रिस्पॉन्स खुद ब खुद बाहर निकल के आता है। सच स्टिमुलाई टू बी कॉल्ड एज साइंस स्टिमुलाई, ऐसे स्टिमुलाई को हम कहेंगे ये साइंस स्टिमुलाई है। और इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्टिमुलाई कन्फिगुरेशन, ये स्टिमुलाई कन्फिगुरेशन का पार्ट है। जैसे ये ऑर्गेनिज्म ए है, इसके सामने 5 किस्म की स्टिमुलाई आती है। तो हर वो स्टिमुलाई जो ऑर्गेनिज्म जिसको रिस्पॉन्ड करता है, ऑर्गेनिज्म जिसको रिस्पॉन्ड करता है, वो उसकी स्टिमुलाई कन्फिगुरेशन कहलाती है। जैसे मैं कहता हूँ इस ऑर्गेनिज्म की स्टिमुलाई कन्फिगुरेशन में कितनी स्टिमुलाई है, 5। तो हर वो स्टिमुलाई जिसको ऑर्गेनिज्म ने रिस्पॉन्ड करना है, अगर उन सारे स्टिमुलाई को इकट्ठा कर लिया जाए वो उसकी क्या बन जाती है, स्टिमुलाई कन्फिगुरेशन बन जाती है। उन स्टिमुलाई कन्फिगुरेशन में से मे भी ऐसी स्टिमुलाई है जिसको ऑर्गेनिज्म ने लर्न किया हो इसको रिस्पॉन्ड कर, जैसे मैं कहता हूँ कि 1 को लर्न किया, 4 को लर्न किया, लेकिन जो 2 है इसको वो जो ही 2 आती है फौरन ही रिस्पॉन्ड करता है बगैर सोचे समझे। तो ये जो 2 कहलाती है ये इसकी साइंस स्टिमुलस। तो इसी तरह ये जो स्टिमुलाई कन्फिगुरेशंस है इसमें बाज़ स्टिमुलाई ऐसी हैं जो साइंस स्टिमुलाई कहलाती है। जैसे मैं 2 और 3 4 पर निशान ले देता हूँ, 5 पे निशान लगा देता हूँ। तो ये स्टिमुलाई ऐसी हैं जब भी आएगी तो ऑर्गेनिज्म बेबस होकर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये क्या कहलाती हैं, ये साइंस स्टिमुलाई। तो आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म में 1000 स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत है, उसमें से 10, 15, 20, 25 ऐसी स्टिमुलाई भी हैं जिसको रिस्पॉन्ड करना उसके बस की बात नहीं, वो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स निकल दे। तो आप कह सकते हैं कि इस 1000 स्टिमुलाई में ये जो 10-12 स्टिमुलाई हैं, तो साइंस स्टिमुलाई इज़ द पार्ट ऑफ स्टिमुलाई कन्फ्यूज। और ये सिंपल पार्ट है, इसको सिंपल पार्ट क्यों कहा गया, बिल्कुल ये इसी तरह है जैसे एक काम को करने का तरीका आपको आता हो, वो आपके लिए सिंपल सा काम है, लेकिन अगर आपको नहीं पता उस काम को कैसे परफॉर्म, वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब ऑर्गेनिज्म को पता है कि ये स्टिमुलस आएगा उसको ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, तो उसके लिए वो सिंपल सा काम है। तो इस वजह से साइंस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना ऑर्गेनिज्म के लिए बड़ा सा सिंपल है। उसके बाद इंस्टिंक्ट वर्सेस लर्निंग। तो इंस्टिंक्ट वर्सेस लर्निंग की अगर हम बात करें, अच्छा इस टॉपिक को हम फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.